आरआईएल के Q2 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इन्होंने दूसरी तिमाही को नतीजे प्रेजेंट किए हैं। तो जो इनिशियल नंबर अब तक हमारे पास आए हैं और जितना हमने अब तक एनालिसिस किया है उसको आपके सामने रखते हैं। नंबर्स प्राइमर फेसाई देख के काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि उसमें एक बड़ी तेजी के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कैसे, आइए एक एक नंबर करके हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे पूरे नंबर हमने रखे हैं, इसमें YOY हमने कंपैरिजन किया है। तो मुनाफा जो है 22,146 करोड़ आया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,101 करोड़ था, जो कि करीब 15-16% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। Q1 के नंबर अगर आप इसके देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सर्ज दिखेगा। उसका रीजन ये था कि एशियन पेंट में जो उन्होंने अपना स्टेक बेचा था वो सीधे प्रॉफिट में आया। तो आपको Q1 से कंपेयर करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा दिखेगा और करीब 30,000 करोड़ के आसपास का दिखेगा। लेकिन उसको अगर आप माइनस करें और YOY कंपेरिजन करें तो मुनाफे में करीब 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू देखेंगे, ग्रॉस लेवल पे आप रेवेन्यू देखेंगे 2,83,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले साल 2,58,000 करोड़ था इसी क्वार्टर में। Q2 का अगर आप YOY कंपेरिजन करें तो इसमें करीब 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा में करीब 14.5% की ग्रोथ है, 50,367 करोड़ का एबिटा इन्होंने क्लॉक किया है और 43,000 करोड़ जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था। मार्जिन में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है 0.8% की, तो 17.8% आया। राउंड ऑफ कर दे तो 18 मान के चलिए आप। 17% इनका Q2 में पिछले साल था। तो ये नतीजे काफी मोटे मोटे जो नंबर है पूरे ग्रुप के, वो आपके सामने मैंने रखे, जो नंबर देख के ठीक लग रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग थी। टैरिफ की सिचुएशन थी, वॉर लाइक सिचुएशन थी, क्रूड कहीं से खरीदो कहीं से मत खरीदो, यूएस में कितना आपको भेजना है, इन सब चैलेंजिंग सिचुएशन को देखते हुए नंबर इन्होंने ठीक ठाक प्रेजेंट किए हैं। चलिए इसके ब्रेकअप देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या किए हैं। तो जो ऑयल टू केमिकल रिफाइनरी वाला पूरा बिजनेस है, इसमें अगर आप देखिए तो रिफाइनरी मार्जिन जो है YOY इसमें अच्छी खासी रिकवरी देख रही है। शार्प प्राइस इन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, यानी जो पेट्रोल डीजल है उसमें जो क्रैक्स है, यानी उसका जो मार्जिन है, उसमें जो स्प्रेड है वो काफी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। इसीलिए O2 बिजनेस ने जो है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली थ्रूपुट यानी उत्पादन करके दिखाया, जो 20.8 मीट्रिक टन है, ये कि सिग्निफिकेंट बड़ा है और हाईएस्ट एवर है। तो अगर आप पिछले साल से देखेंगे तो करीब 3% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। MS वॉल्यूम 32% और HSD वॉल्यूम 34%। MS मतलब डीजल और HSD मतलब पेट्रोल, ये जो होता है इसके वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो काफी सिग्निफिकेंट देखने को मिला। ये जो इसके बगल में 8 लिखा होगा ना, ये एक्चुअली टेबलाइज कर रहा था मैं, तो वो नंबर 8 लिख गया ऊपर, साथ ही से कोई मतलब नहीं है उसका। 34% की ग्रोथ पेट्रोल डीजल में देखने को मिली है और 32% की रिस्पेक्टिवली। जियो बीपी इनका जो ज्वाइंट वेंचर जो रिटेल फ्यूलिंग करते हैं, पेट्रोल पंप जिन्होंने खोल रखे हैं जियो बीपी के नाम से, उसका नेटवर्क 2000 के माइलस्टोन को पार कर गया। 2057 आउटलेट यानी 2057 पेट्रोल पंप जियो बीपी के पूरे खुल चुके। 30 नंबर तक इनका ये नंबर आ चुका था। तो एक सिग्निफिकेंट पेट्रोल पंप की संख्या इन्होंने बना ली। हालांकि इंडस्ट्री वाइड अभी भी बहुत कम है ये, जैसे कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जाओगे जो दिग्गज इस मामले में, तो उनके तो हजारों में है, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन कंपेरेटिवली इन्होंने जितनी जल्दी शुरू किया अभी 2-3 सालों से, तो उसमें तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस का बिजनेस जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, नेचुरल डिक्लाइन इन KG-D6 आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट है। इस साल जो KG-D6 था वहां का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा इंपैक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट और इन सारी चीजों की वजह से। इसीलिए आप देखिए कि उसके रेवेन्यू, यानी जो नीचे सबसे आखिरी लाइन है, ऑयल टू गैस का जो बिजनेस है जो KG-D6 है, उसमें जो रेवेन्यू है उसमें 2.6% की नरम यानी कमी आई है। एबिटा करीब 5.5% गिरा है YOY बेसिस पे और 8.4% लोअर है KG-D6 का वॉल्यूम, यानी जो उत्पादन KG-D6 से होता था उसमें करीब 8.5% की कमी आई है और उसकी वजह से एबिटा 5.5% और जो रेवेन्यू है वो करीब 2.6% गिर के आया। तो ऑयल टू केमिकल का ये यहाँ पे आपको बिजनेस देखने को मिल रहा है। अब देखिए आप रिटेल बिजनेस, रोबस्ट सबसे शानदार बिजनेस अगर कोई इनका इस समय चल रहा है तो वो रिटेल का चल रहा है। आपको याद होगा जब इन्होंने अपनी AGM की थी तो उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस ईशा अंबानी जी ने इसी पे की थी। तो आपके सामने परिणाम के रूप में देख रहे हैं। रेवेन्यू फॉर द रिटेल बिजनेस ग्रो स्ट्रांगली 18% YOY, 18% बढ़ा और 90,000 करोड़ का रेवेन्यू रिटेल से आ रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा नंबर है ये। और सारे फॉर्मेट, वो चाहे ब्रिक एंड मोटार का हो, ऑनलाइन हो या अलग अलग सेगमेंट के हो, ग्रोसरी का हो, कपड़ों का हो, सब में से मिला के अगर आप देखेंगे तो 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोसरी एंड फैशन लाइफस्टाइल डिलीवर्ड द मार्केट लीडिंग परफॉर्मेंस। ग्रोसरी यानी जो स्मार्ट बाजार है इनका,
वहां से बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और जो लाइफस्टाइल, फैशन लाइफस्टाइल जो ट्रेंड कह सकते हैं, या इन्होंने शायद सीन भी अब इसमें खोल रखा, कई सारे जो लाइफस्टाइल फैशन है उसमें कि 23 और 22%, ग्रोसरी में 23% की और लाइफस्टाइल एंड फैशन में 22% की ग्रोथ देखने को मिली। तो रिटेल आउट परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है। रिटेल का एबिटा 16.5% बढ़ के 6,816 करोड़ में पहुंच गया है। कहां से आया ज्यादातर? फेवरेबल मिक्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन स्टोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स। देखिए, एक काम रिलायंस ने किया था, नंबर ऑफ स्टोर्स उन्होंने खूब बढ़ाए, लेकिन जो स्टोर कम चल रहा था, जहां ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने बंद किया। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में जो लोग वर्ली के इलाके में रहते हैं, तो एक एट्रिया मॉल में इनका काफी बड़ा स्टोर था, वो कंप्लीटली बंद कर दिया इन्होंने। तो मैंने पता भी किया था, तो जहां बहुत अच्छा नहीं चल रहा है उस स्टोर को उन्होंने बंद किया। तो इसीलिए जो ऑपरेशनल मेट्रिक्स इन्होंने लगाए कि जो अच्छा चल रहा है उसको रखेंगे, जो खराब चल रहा है बंद करो और नया खोलेंगे नई जगहों पे, उसकी वजह से रिटेल का एबिटा काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है। स्टोर काउंट 19,821 हो गए हैं और एरिया अंडर ऑपरेशन 77.8 मिलियन स्क्वायर फीट है। तो सिग्निफिकेंट नंबर इन्होंने इसमें ऐड किए। कुछ स्टोर बंद किए, ये बात सही है, और कुछ स्टोर इन्होंने नए खोले भी हैं। तो रिटेल आउट परफॉर्म कर रहा है, बेहतर दिख रहा है। इसके बाद डिजिटल सर्विसेज में अगर आप जाएंगे, यानी पूरा जो जियो प्लेटफॉर्म का बिजनेस है जिसमें सब कुछ आ गया, उसका रेवेन्यू 42,652 करोड़, जहां 15% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है और एक्सपैंड किया है सब्सक्राइबर बेस का। और आरपू में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। आरपू कितना आया है? 211.40 रुपए, जो कि 8.4% वाईओवाई इंप्रूवमेंट है। आपको याद होगा, इन्होंने क्या, सबने 1.5-2 साल पहले शायद एक हाइक ली थी टैरिफ में, उसके बाद से टैरिफ में हाइक नहीं ली गई। तो उस हाइक और बेस बड़ा होने के आधार पर इनका आरपू 211.40 रुपए पहुंच गया है, 8.4%। टोटल होम कनेक्ट कितने किए हैं उन्होंने? 22.7 मिलियन, ओवर 1 मिलियन होम्स एडेड विद ईच अदर मंथ ड्यूरिंग द क्वार्टर। किसमें? 5G सब्सक्राइबर का बेस अब 23.4 करोड़ यूजर को हो गया। तो यानी जो टोटल इनका बेस है सब्सक्राइबर का, उसमें से 23,40,00,000 लोग 5G में शिफ्ट हो चुके हैं। एबिटा 17% ग्रो हुआ है और 18,000 करोड़ के आसपास आया। इसमें करीब करीब 1.5% की 140 बेसिस पॉइंट, यानी 1.4% का मार्जिन एक्सपेंशन इसमें हुआ है। जियो स्टार जो इन्होंने एक डिजिटल ले लिया था जिसमें ओटीटी ये सब है, उसमें बहुत अच्छी रोबस्ट डिलीवरी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एबिटा और पैट दोनों 1738 करोड़ और 1322 करोड़ रिस्पेक्टिवली आए। एबिटा मार्जिन 28.1% पे है, ये सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि नंबर अगर आप सारे फ्रंट पे इनके देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अगर और आपको हम इसमें डिटेल में ले चलें तो वो भी मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रेवेन्यू इनका हम देखें तो उसमें से इनको जो फाइनेंस कॉस्ट थी उसमें कितना इजाफा हुआ है? मामूली सा, एकदम मामूली सा हुआ है। Q2 FY25 में 6,000 करोड़ फाइनेंस कॉस्ट थी और Q2 FY26 में, यानी वाईओवाई देखेंगे तो 13% की फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है। डिप्रिसिएशन का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, टैक्स में भी कोई खास वो चेंज नहीं आया है, तो वो आप इसमें देख के चल सकते हैं। कुछ चीजें और आपको मैं बताऊं इसमें जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और उसको हमें समझना चाहिए। अक्रॉस बेसिस पे आप देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल, O2C जो हम लोग कहते हैं, ऑयल टू केमिकल में 21% की साल दर साल ग्रोथ आई है, बहुत सिग्निफिकेंट है। ऑयल टू केमिकल का जो पूरा अक्रॉस द बिजनेस देखेंगे उसमें 15,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आया, 21% की ग्रोथ है। ईएनपी बिजनेस में भी थोड़ा सा नुकसान है, 5% का, 5,000 करोड़ के आसपास है, पिछली बार वो 52 करोड़ था। इसी तरीके से आप डिजिटल सर्विसेज में 17% की ग्रोथ, रिटेल में 16.5% की ग्रोथ, और जो अदर मीडिया बिजनेसेस हैं उसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट डेट इनका कितना है इस समय? जून 2025 में नेट डेट था 1,17,581 करोड़ और सितंबर 2025 में यह है 1,18,545 करोड़, यानी 13 बिलियन के आसपास इनका नेट डेट यहाँ पे बना हुआ है। और जो 40,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं वो इनके कैश फ्लो से ही मैनेज हो सकता है, तो इसलिए उसमें कोई चिंता या दिक्कत नहीं है। जियो प्लेटफॉर्म हमने आपको डिटेल में बताया कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल सब्सक्राइबर कितने हो गए इनके? 50 करोड़ 60 लाख, 50 करोड़ 60 लाख सब्सक्राइबर हैं, 506 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। और Q2 FY26 में केवल इन 3 महीनों में 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने नए जोड़े हैं। और जैसा हमने बताया कि 23 करोड़ 40 लाख इनके 5G यूजर्स
हो चुके हैं। तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ जियो प्लेटफॉर्म में और उसकी लिस्टिंग की तैयारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि जून 2026 से पहले उसकी लिस्टिंग हो जानी है। तो ये नंबर अगर आप मोटा-मोटी देखेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वाई-ओ-वाई आप देखेंगे या क्वार्टर और क्वार्टर देखेंगे, दोनों में है। पैट का हमने आपको बताया कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें एशियन पेंट की जो सेल है, वो जुड़ी हुई है, इसलिए उसको वहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। और बहुत ही सिग्निफिकेंट जो एक हाइलाइट है जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि रिटेल बिजनेस पता नहीं उसकी लिस्टिंग कब होगी, आई डोंट नो, लेकिन उसके अंदर पूरे नंबर्स के अंदर आप देखेंगे तो रिटेल बिजनेस बहुत सिग्निफिकेंट चल रहा है और वो हमेशा ये दिखता है कि काफी बड़ा इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर साबित होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो होपफुली ये जो अब तक हमने नतीजे देखे वो काफी अच्छे और बेहतरीन दिख रहे हैं। होपफुली ये नंबर मार्केट को पसंद आने चाहिए। हालांकि स्टॉक में ऑलरेडी हमने पिछले 2-4 दिनों में मूवमेंट देखा था और बाजार कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा मंडे को, वो हमें देखना होगा। लेकिन टोटली अगर आप देखें तो रिलायंस के रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी, अच्छे और रोबस्ट है जैसा कि हमेशा की तरह होते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा, मैं इस कंपनी में 20 साल नौकरी कर चुका हूँ, इनके इनके स्वामित्व वाली कंपनी में, तो मेरा व्यू आपको थोड़ा बायस लग सकता है, ये आप कंसीडर जरूर करिएगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली इस नंबर को देखेंगे तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। शानदार नंबर है, रोबस्ट नंबर है। और मैं आपको पहले ही बताया था अपने एजीएम के समय कि रिलायंस को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनकी एजीएम में मुकेश भाई की स्पीच सुनिए। क्वार्टरली नंबर हम लोग देखते हैं इसलिए क्योंकि आते हैं, मार्केट में रिएक्शन होता है, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे आपको देखना है तो इनकी एजीएम की स्पीच सुननी चाहिए। तो नेट नेट नंबर अच्छे हैं, होपफुली बाजार को पसंद आनी चाहिए। देखेंगे कैसा क्या रिएक्शन होता हुआ यहाँ पे। सो ये एक क्विक रिएक्शन था रिलायंस के नतीजों पे और आगे देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे लेता है, कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उनको हम जरूर एनालाइज करते हैं क्योंकि वो मार्केट ड्राइवर होते हैं, वो हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर होते हैं। तो रिलायंस अब इतना बड़ा हो गया है कि उसके रिजल्ट मायने रखते हैं। वैसे ही हमने आईटी के नंबर, टीसीएस के नंबर को डिस्कस किया, इन्फोसिस के नंबर को डिस्कस किया। आ, अब वीकेंड में आने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के, तो कोशिश करूंगा कि उनके भी नंबर को हम एनालाइज करें। लेकिन नेट नेट आरआईएल के नंबर थम्स अप है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।